डेट है आज 10 नवंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स है जो, उसने रिकमेंडेशन दी है कि जो विंटर सेशन होगा पार्लियामेंट का वो 29 नवंबर से लेके 23 दिसंबर तक चलेगा। सेशन तो आप जानते हो ना पार्लियामेंट का, जैसे मान लो आपका कॉलेज या स्कूल है, कभी स्कूल की छुट्टी होती है और कभी कॉलेज लगता है। इसी तरह से भाई साहब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की भी कभी छुट्टी रहती है, तो जब बीच में छुट्टी रहेगी तो सेशन नहीं लगेगा। जब ये पार्लियामेंट में जाते रहेंगे एमपी, यानी कि सेशन चल रहा है। ये जनरली देखो 3 सेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल नहीं दिए हुए हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन ये देखो पार्लियामेंट्री रूल्स कन्वेंशन बना रखे हैं कि 3 सेशन होते हैं हमारे इंडिया में पार्लियामेंट में। लेकिन देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि 3 सेशन होने। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 2020 के पेपर में ये पूछा भी है पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में, यूपीएससी प्रीलिम्स में। लास्ट ईयर देखो विंटर सेशन नहीं हो पाया था। 3 सेशन कब कब होते हैं, एक तो देखो जनवरी में होता है, जनवरी मतलब जनवरी फरवरी से होता है, जनवरी में नहीं होता, फरवरी में छुट्टी होती है। फरवरी से लेके आपका रहेगा मार्च अप्रैल तक, और फिर होता है आपका जून से सितंबर तक। ये देखो फरवरी में जो होता है इसे बोलते हैं बजट सेशन, जब हर साल का बजट पेश किया जाता है। और जो जून से सितंबर जो होता है ये मानसून सेशन बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे मानसून आता है हमारे इंडिया में। और ये जो सर्दियों में होता है ये विंटर सेशन, विंटर का मतलब भी सर्दी होता है। तो ये 3 सेशन होते हैं। लेकिन याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ 3 सेशन के बारे में। वो क्या लिखा हुआ है हम जानेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। पिछले साल विंटर सेशन नहीं हो पाया था क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, पेंडेमिक की वजह से। हमारा संविधान क्या बोलता है पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में, आर्टिकल 85 है। ये कहता है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अब देखो यानी कि पार्लियामेंट में 2 सेशन तो कम से कम होने ही चाहिए, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए संविधान के अनुसार। अगर 6 महीने से ज़्यादा गैप हुआ सेशन के बीच में, मान लो एक सेशन हुआ है फरवरी से अप्रैल, तो दूसरा सेशन ये चौथा महीना है, दूसरा यानी कि 10वें महीने से पहले होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि साल में 2 सेशन तो होंगे ही, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन 2 होंगे 3 होंगे ये लिखा नहीं हुआ, सिर्फ क्या लिखा हुआ है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 6 मंथ गैप। तो ये नोट करके रखना है कि पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट के सेशन कितने होने या कितने दिन का सेशन लगना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। यानी कि देख कब होना है सेशन, कब लगाना है, और कितने दिन का चलेगा पार्लियामेंट का सेशन, 2 महीने का, 1 दिन का, 10 दिन का, ये कहीं पे डिफाइन नहीं किया हुआ है। ये पार्लियामेंट खुद डिफाइन करते हैं कि कितने दिन का सेशन होना है कितना नहीं। मैक्सिमम गैप है बस वो दिया हुआ है 2 सेशन का, कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब साल में 2 सेशन तो लगेंगे लगेंगे, कम से कम एटलीस्ट ट्वाइस होगा सेशन साल में। तो सेशन है जो ये फर्स्ट सिटिंग जो होगी उससे लेके जब लास्ट सिटिंग होगी यानी कि प्रोरोगेशन, उस टाइम पीरियड को बोलेंगे सेशन। पार्लियामेंट की सेशन की बात हो रही है। जैसे पार्लियामेंट में आज एमपी बैठना शुरू किए, सेशन लग गया, और जब सेशन का मतलब ये चल रहा है, लास्ट मीटिंग हुई और प्रोरोग हो गया उस दिन। प्रोरोग का मतलब है ख़त्म करना। ये प्रोरोग करते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नोटिस इशू करते हैं, नोटिस इशू कर देंगे तो वो पार्लियामेंट का सेशन प्रोरोग हो जाएगा, तो खत्म हो गया। यानी ये फर्स्ट स्टिंग से लेके प्रोरोग तक ये सेशन होता है। तो सेशन लगाना क्यों जरूरी है पार्लियामेंट का, और कौन लगाता है इसे प्रैक्टिकली। देखो लगाता है इसे कौन है प्रैक्टिकली, इसे जो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो होती है, इसे खुद प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं ये। इसमें कुछ मिनिस्टर और भी होते हैं। तो ये मिनिस्टर हैं जो, और ये कमेटी है, यानी कि ये कमेटी रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को। तो ये डेट डिफाइन करती है कि कब पार्लियामेंट का सेशन होना है नहीं होना। जो डेट डिफाइन करेगी, डिसाइड कर लेगी, निर्धारित कर लेगी, उसे प्रेसिडेंट को बोल देगी, फिर प्रेसिडेंट लगा देते हैं सेशन की, अब सेशन चालू होगा, ये प्रेसिडेंट सेशन को बुला लेते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर सारा पार्लियामेंट का जितना भी बिजनेस है सारी है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, फिर प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर को समन कर लेते हैं, यानी कि मीटिंग बुलाते हैं पार्लियामेंट की और सेशन शुरू कराते हैं। पार्लियामेंट का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जरूरी है। देखो भाई साहब कानून कौन बनाता है हमारे देश में, पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग बॉडी है, तो लॉ मेकिंग पार्लियामेंट पे डिपेंड है, तो पार्लियामेंट इसलिए जरूरी है लगना। नेक्स्ट है कि जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है
वो पार्लियामेंट उसकी स्क्रूटनी भी तो करेगी, जांच भी तो करेगी कि जो इशू चल रहे हैं नेशनल इशू या उन पे डिस्कशन करना है कि गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है सही ले रही है गलत ले रही है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट क्या है, जैसे मान लो बीजेपी पार्टी की अभी गवर्नमेंट है, तो बीजेपी पार्टी की गवर्नमेंट है तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं जो, तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट है। लेकिन पार्लियामेंट में सिर्फ वो बीजेपी पार्टी थोड़ी ना आती है, अपोजिशन की पार्टी भी तो है पार्लियामेंट में, कांग्रेस भी है, आप भी है, और कई सारी पार्टीज हैं, कांग्रेस तृणमूल है, तो बहुत सारी पार्टी हैं। तो पार्लियामेंट में तो और भी बहुत सारे पार्लियामेंट में मेंबर आते हैं ना, एमपी, डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से। तो वो क्या है देखेंगे भाई साहब, डिस्कशन करेंगे जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, रूलिंग जो पार्टी है उसने स्टेप लिए हैं, सही है गलत है, उन पर डिस्कशन होना, नेशनल इश्यूज़ पर डिस्कशन होना। तो इसलिए जरूरी है। तीसरा इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो डेमोक्रेसी की वेल फंक्शनिंग के लिए पार्लियामेंट की फंक्शनिंग होना बहुत जरूरी है। तो ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है जीका वायरस। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। जीका वायरस अभी न्यूज में इसलिए, जीका वायरस की वजह से देखो एक डिसीज होती है, जीका वायरस डिसीज ही बोलते हैं, बीमारी मतलब। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा केस इंक्रीज हो गए हैं इसके। तो डॉक्टर हैं जो उन्होंने एडवाइस दी है कि भाई साहब जो लोग जहाँ पे हैं ना बस वहीं रहें, ज़्यादा मूव करने की जरूरत ना करें। क्योंकि ये क्या है जीका वायरस, देखो इसे स्प्रेड करता है मच्छर, मॉस्क्यूटो, और सेम मॉस्क्यूटो है जो डेंगू फैलाता है। लेकिन क्या है इसमें ये भी है कि आदमी से आदमी में भी फैल सकता है, पर्सन टू पर्सन भी ये फैल सकता है, कोई कॉन्टेक्ट में आता है। जैसे कोरोना फैलता है ना पर्सन टू पर्सन, ऐसे ये भी फैल सकता है जीका वायरस। लेकिन डेंगू चिकनगुनिया ये नहीं फैलते पर्सन टू पर्सन। जैसे किसी को डेंगू हो गया तो एक पर्सन से दूसरे में नहीं होगा, अगर मच्छर काट जाए इसको डेंगू वाले पर्सन को और दूसरे पर्सन के मच्छर काट जाए फिर उसके खून छोड़ दे तो फिर हो जाता है डेंगू चिकनगुनिया। लेकिन पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता, आदमी से आदमी में डेंगू चिकनगुनिया नहीं फैलता, लेकिन जीका वायरस फैलता है। इसलिए भाई साहब डॉक्टर ने सलाह दी है कि जो लोग जहाँ पे हैं भाई साहब वहीं रहो, क्योंकि अभी 90 केसेज आए हैं पर्सन जीका वायरस के इफेक्टेड हुए हैं यूपी में, और 17 उनमें से बच्चे हैं। तो ये स्टेट में ज़्यादा फैल रहा है, पॉजिटिव केस आए, इसलिए जीका वायरस न्यूज में है। ये है भाई साहब मच्छर, इसका नाम है एडिज इजिप्टी, और ये फैलाता है जीका वायरस। ये जीका वायरस कुछ ऐसा दिखेगा अगर सूक्ष्मदर्शी से माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो परेशानी क्या है देखो, WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप सब लोग जानते हो, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, और पूरे वर्ल्ड वाइड चाहे पुअर कंट्री हो या पुअर पर्सन हो, या रिच कंट्री हो या रिच पर्सन हो, सबकी हेल्थ को इंश्योर करने के लिए काम करती है पूरे वर्ल्ड वाइड। WHO के अनुसार जीका वायरस है जो, ये देखो इसके जितने भी लोग अफेक्ट होते हैं, जितने लोगों से को प्रभावित करता है जीका वायरस होता है, ये डिसीज बीमारी होती है, उनमें से देखो लगभग 80% के लगभग लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब उनमें कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देते जब जीका वायरस अफेक्ट करता है। और जब लक्षण नहीं दिखाई देते और ये पर्सन टू पर्सन फैलता है, तो जब लक्षण नहीं होंगे तो पर्सन दवाई कैसे लेगा, मेडिसिन कैसे लेगा, तो ये और लोगों को फैला देगा जब तक। और फिर बाद में मान लो सिम्टम दिखाई देने लग जाएं तो फिर भाई साहब वो भी बीमार होगा, दूसरा भी, और तब तक वो दूसरे लोगों को फैलाता रहेगा। लेकिन ये दिखाता है कभी कभी माइल्ड सिम्टम, कुछ छोटे मोटे सिम्टम, जैसे फीवर हो जाएगा, हल्का बुखार, रेसिस का मतलब लाल धब्बे से हो जाएंगे बॉडी पर, रेसिस हो जाएंगे, कंजक्टिविटीज़ हो जाएगी, बॉडी एक हो जाएगा, बदन दर्द होगा, जॉइंट पेन होगा, जब आपके घुटने या कूहनी इनमें दर्द होगा। तो जीका वायरस क्या है भाई साहब, देखो ये ट्रांसमिट होता है मच्छर से जिसका नाम है एडिज इजिप्टी मच्छर है, ये एजिट इजिप्टी, एडिस जीनस इसका जीन का नाम है, और मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टी। और देखो ये सेम मच्छर है जिससे डेंगू चिकनगुनिया और येलो फीवर फैलते हैं, यही मच्छर फैलाता है डेंगू चिकनगुनिया और येलो फीवर को। और वायरस देखो ये फर्स्ट टाइम जब डिटेक्ट किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था, तो सबसे पहले देखा था मंकी में, बंदर में, 1947 में। युगांडा एक कंट्री है अफ्रीका में, ये युगांडा भाई साहब कंट्री देख लो अफ्रीका में, ये आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देख लो ये युगांडा दिखाई दे रहा होगा आपको ग्रीन कलर का, ये मैं पेन चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ये वाला देखो युगांडा। यहाँ पे पहली बार 1947 में इसको डिटेक्ट किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था, पता लगाया गया था इसका, सबसे पहले केस यहाँ पे देखा गया था। तो ये देखो एक चीज़ याद रखनी है, जो फीमेल एजिड इजिप्टी है ना, मतलब जो मादा मच्छर है वही फैलाता है, वही खून चूसता है, वो फैलाता है। और इसका ट्रांसमिशन देखो मॉस्क्यूटो से तो होता ही है मच्छर से, और पर्सन टू पर्सन भी होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिम्टम यानी कि लक्षण क्या क्या होते हैं जब हो जाता है, तो देखो इसमें देखो जनरली फीवर, रेसिज, वही जो ऊपर पढ़े हमने, मसल जॉइंट पेन, मेलेज, बेचैनी, हेडेक, सर दर्द या बॉडी में दर्द होता है। और देखो ये 2 दिन से लेकर 7 दिन तक चल सकता है, और मोस्ट अफेक्टेड पीपल होते हैं उनमें
बहुत ज़्यादा ऐसे रहते हैं कि कोई सिम्टम लक्षण देखने को नहीं भी मिलते। अगर मान लो जीका वायरस प्रेगनेंसी के दौरान अफेक्ट कर दे किसी महिला को, कोई महिला मान लो कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और तब उसे जीका वायरस हो जाए, तो उसके गर्भ में जो बच्चा है, माँ के गर्भ में वो इन्फेंट है जो, तो भाई साहब जो इन्फेंट बॉर्न होगा ना, वो माइक्रोसिफेली के रोग से अफेक्टेड होगा। ये माइक्रोसिफेली का मतलब है जैसे नॉर्मल हेड रहता है ना पर्सन का, मतलब बच्चा होता है जब छोटा, तो नॉर्मल हेड से थोड़ा स्मॉलर साइज रहता है इसका, तो ये है माइक्रोसिफेली। तो ये एक तरह से और भी कंजेनिटल माल फॉर्मेशन हो सकते हैं जिन्हें कंजेनिटल जी का सिंड्रोम भी बोलते हैं, मतलब ये बीमारी का नाम है, और भी बीमारी हो सकती है। तो माइक्रोसिफेली भी बहुत घातक बीमारी है भाई साहब। इस तरह से देखो, ये नॉर्मल हेड है, ये बच्चे का नॉर्मल हेड साइड है, और देखो इसका थोड़ा सिर छोटा हो गया, ये और भी छोटा। तो इस तरह की जो बीमारी है माइक्रोसिफेली है, अगर जी का वायरस हो जाए गर्भवती महिला को। इसका कोई देखो ना तो इलाज है ना ही वैक्सीन बनी है। फिर इसे ठीक कैसे करते हैं? सिम्टम की दवाई देते हैं भाई साहब। जैसे मान लो बुखार हो रखा है तो बुखार की, फीवर की दवाई दे दी, क्रोसिन की दवाई दे दी, क्रोसिन टैबलेट दे दी, या कोई और टैबलेट दे दी, पैरासीटामोल में वही होता है। तो ये, और जैसे रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट के लिए बोला जाता है कि भाई साहब आराम करो जब जी का वायरस हो रहा है, और रिहाइड्रेशन, ग्लूकोज वगैरह दिए जाते हैं, या ये एसिटामिनोफेन, ये एक टैबलेट है, दवाई है, ये फीवर और पेन के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है डेंगू वायरस, ये भी अभी न्यूज में है, इसके बारे में भी कई बार पढ़ चुके हैं हम, जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जो डेंगू के केस हैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। रिपोर्ट किया गया कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में 1171 केस भाई साहब डेंगू के पाए गए हैं, और अक्टूबर महीने में 1196 केस हो गए। बहुत ज़्यादा डेंगू फैल रहा है। डेंगू जो है, ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दिल्ली में बहुत ज़्यादा केस देखे जा रहे हैं इसमें। इसकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट ने फॉगिंग और स्प्रेइंग ड्राइव चलाया हुआ है, मतलब स्प्रे कर रहे हैं, धुएं का जो स्प्रे होता है ना मच्छर को मारने के लिए, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन इसके जो डेंगू के देखो फैलता, मतलब डेंगू मच्छर पैदा कैसे होता है? अगर वाटर, कहीं पे पानी स्टेगनेंट वाटर है, कहीं पे पानी इकट्ठा हो रखा है, या कहीं हाउस के अंदर इकट्ठा हो रखा है, कहीं आसपास नालियों में, तो ये बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग स्पेस है डिसीज़ के लिए। मतलब यहाँ पे मच्छर जल्दी से डेंगू का पैदा हो सकता है और ये बीमारी फैला सकता है। तो डेंगू क्या है और डेंगू मच्छर के बारे में पढ़ेंगे। देखो डेंगू वायरस से होता है, और जीका भी देखो वायरस से होता है, वायरल बीमारी है, ये याद रखना आपको। जैसे टीबी की बीमारी किससे होती है? बैक्टीरिया से। और कोरोना जो है डिसीज कोविड-19, ये किससे? कोरोना वायरस से, ये भी वायरस से होती है। जैसे मोतीजीरा होता है टाइफाइड, वो बैक्टीरिया से होता है। तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, कौन सी बैक्टीरिया से, कौन सी फंगी से, कौन सी पैरासाइट से। जैसे मलेरिया है, मलेरिया का बुखार किससे होता है? पैरासाइट से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए आपको। तो डेंगू है, डेंगू वायरस से होता है, और किससे? जो फीमेल मादा मच्छर है एडिज इजिप्टी, जो जीका वायरस को फैलाता है, चिकनगुनिया को, येलो फीवर को, सेम मच्छर डेंगू को फैलाता है। और देखो सिर्फ डे टाइम फीडर है, आपको ये मच्छर सिर्फ दिन में ही काट सकता है डेंगू का, रात में नहीं काटता। और ये मच्छर देखो ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ भी नहीं सकता, 400 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। अगर मान लो कोई बिल्डिंग में ऐसी रहता है जो 400 मीटर से ऊपर है, तो उसे डेंगू कभी हो ही नहीं सकता। तो ये यूजुअली देखो इसमें माइल्ड इलनेस होती है, हल्का फुल्का बुखार भी होता है, लेकिन सीवियर डेंगू का इन्फेक्शन हो जाए तो बहुत ज़्यादा बुखार भी हो सकता है, तेज भी। और भाई साहब ब्लड में जो प्लेटलेट्स है ना, वो कम हो जाती हैं। जो हमारा खून है, खून के कई सारे पार्ट हैं ब्लड के। ब्लड में देखो वाइट ब्लड सेल होती हैं, रेड ब्लड सेल होती हैं, और प्लाज्मा होता है, और प्लेटलेट्स होते हैं। ये 4 पार्ट होते हैं ब्लड के। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं, छोटी छोटी इस तरह की प्लेटलेट्स होती हैं हमारे ब्लड में, ऐसे करके प्लेटलेट्स होती हैं ब्लड में। वो आपको वैसे नहीं दिखाई देंगे, आपको मान लो कहीं से कट गया हाथ और खून निकल गया, ऐसे देखने से दिखाई नहीं देती। सूक्ष्म दृष्टि से माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिखाई दे जाएंगी, हो सकता है। और वैसे जब इन्हें अलग करते हैं बॉडी से, लैब में स्पिन करके कुछ ट्यूब में रखते हैं, अलग करते हैं इन्हें, तो वो जब दिखाई देती हैं। तो ये प्लेटलेट्स भाई साहब जब डेंगू होता है तो कम हो जाती हैं। इसकी वजह से भाई साहब बीमार आदमी की मौत भी हो सकती है बहुत सारे केसेस में। और जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अनुसार, उसके एस्टिमेशन ऐसा है कि एनुअल जो इंसिडेंट्स आते हैं डेंगू के, वो 100 से लेकर 400 मिलियन तक आते हैं, और 1 मिलियन में होता है 10 लाख। अभी से गुना कर लो, आ जाएगा आपका करोड़ में। तो हर साल होते हैं इतने केस। डेंगू का स्टेटस क्या है? देखो अभी डेंगू का जो स्टेटस है, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो अंडर रिपोर्टेड होते हैं, वो रिपोर्ट ही नहीं होते कि किसको डेंगू हुआ नहीं हुआ। देखो मान लो गांव में, विलेज एरियाज में कहीं डेंगू हुआ है, तो लोकल जो डॉक्टर होते हैं उन्हीं से इलाज करा लेते हैं, कहीं पे वो रजिस्टर नहीं होते कि इनको डेंगू हुआ है। तो बहुत सारे केस तो अंडर रिपोर्टेड हो जाते हैं WHO के अनुसार। बात सही भी है। WHO ने एस्टिमेट लगाया कि 39 करोड़ पर ईयर इन्फेक्शन होते हैं डेंगू के, और इनमें से 9.6 करोड़ सिर्फ सिम्टम दिखाते हैं, लक्षण,
क्यों, इन्हें डेंगू हुआ है, डेंगू के लक्षण, और बाकी के तो लक्षण दिखाते ही नहीं है। इंडिया में जो रजिस्टर केस है 2018 में 1 लाख से ज़्यादा डेंगू के केस आए थे, और 2019 की बात करें तो 1.5 लाख केस आए थे डेंगू के। ये नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है, इसके अंदर ये रिकॉर्ड किए गए थे। इंडिया ने चला रखा है ये प्रोग्राम, जो ये ऐसी वेक्टर बॉर्न डिसीज हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए। डेंगू को कंट्रोल करने के लिए एक बैक्टीरिया यूज होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्चर हैं, उन्होंने एक वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के अंदर एक मॉस्किटो को इन्फेक्ट किया वॉलबाकिया बैक्टीरिया से। एक बैक्टीरिया भाई साहब मच्छरों को पकड़ा, बहुत सारे मॉस्किटो को, इंजेक्शन लगा दिया, उन इंजेक्शन में वॉलबाकिया बैक्टीरिया था, इसको डाल दिया। अब ये मच्छर उड़ेगा, दूसरे जो मच्छर नहीं है ना, मादा मच्छर, उससे कॉन्टैक्ट करेगा, प्रोडक्शन करेगा। तो ये मच्छर क्या है, जिसमें बैक्टीरिया होता है, वॉलबैकिया बैक्टीरिया। अब ये मच्छर ना आगे डेंगू नहीं फैला सकता। अब जो इसकी औलाद पैदा होगी, संतान पैदा होगी मच्छर की, वो भी उसमें भी वॉलबैकिया बैक्टीरिया चला जाएगा और वो भी नहीं फैला सकते। तो ये जहाँ पे भी साइंटिस्ट ने ये मेथड यूज किया, ऐसा रिपोर्ट किया कि उन केसेस में बहुत सारे केसेस कम आए हैं उन चीज़ में जहाँ पे ये वॉलबैकिया बैक्टीरिया का मेथड यूज किया। तो ये बहुत ही फायदेमंद है, और इसे बोलते हैं पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी, कि इससे क्या है, पॉपुलेशन रिप्लेस की जा सकती है वॉलबैकिया बैक्टीरिया डाल के। तो सारे मच्छर वॉलबैकिया बैक्टीरिया के हो जाएंगे डेंगू वाले, अब फिर वो डेंगू फैला नहीं पाएंगे, तो डेंगू से बचा सकता है। तो 27 मंथ में ये देखा कि 27 महीने के बाद जहाँ पे वॉलबैकिया मेथड यूज किया था, वहाँ पे 77% डेंगू के केस कम आए थे। तो इतना ज़्यादा फायदा हुआ। ये नोट करके रखना आपको, जो डेंगू का मॉस्किटो है, ये देखो अगर 16 डिग्री से कम टेम्परेचर है तो ये ब्रीड ही नहीं कर सकता, वहाँ पैदा ही नहीं हो सकता। अगर 16 डिग्री से कम टेम्परेचर है, इनकी ठंड में इसके बहुत कम चांस होते हैं, बारिश के महीने में ज़्यादा होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है मुल्ला परियार डैम इश्यू। देखो मुल्ला परियार कई बार हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं, फिर न्यूज़ में एक बार फिर पढ़ लेते हैं। ये जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मुल्ला परियार डैम है भाई साहब, केरल में बना हुआ है, और तमिलनाडु इसे ऑपरेट करता है। मतलब तमिलनाडु ऑपरेट इसलिए करता है क्योंकि मद्रास है जो चेन्नई है, उसके लिए पानी आता है भाई साहब। ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पे चेन्नई है, ये केरल है, ये केरल है, और यहाँ पे चेन्नई है। डैम है यहाँ पे, हम देखेंगे मैप में भी, इसके इंडिया के मैप में देखेंगे अपने। ये केरल गवर्नमेंट ने अभी न्यूज में, क्योंकि केरल गवर्नमेंट है जो उसने तमिलनाडु गवर्नमेंट को सैंक्शन दी थी। सैंक्शन का मतलब है अनुमति दी थी कि 15 ट्री हैं, मुल्ला परियार डैम का ही पार्ट है एक बेबी डैम। बेबी डैम में वो गिरा सकता है 15 ट्रीज को, और वहाँ पे डेवलप कर सकता है कंस्ट्रक्शन, लेकिन वो वापस ले ली। तो इसलिए अभी न्यूज में आया है। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि भाई साहब नहीं, है जो हमारे ऑफिशियल ने ऑर्डर लिया था, मतलब डिसीजन लिया था, उसके अगेंस्ट है, इसलिए वापस ले लिया डिसीजन। ये है भाई साहब देखो मुल्ला परियार डैम, और यहाँ पे ये बेबी डैम, ये अर्था डैम बना हुआ है यहाँ पे, ये अर्था डैम, ये बेबी डैम, तो ये इसी के पार्ट है। और मुल्ला परियार की डैम की जो लेंथ है, ये पूरी लंबाई ये 1200 फीट की है, और ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई है 176 फीट, और एज है इसकी 126 साल भाई साहब बने हो गए इसे, और कैपेसिटी है 16 TMC 16 टन मैट्रिक, ये मिलियन मैट्रिक टन, ऐसा कुछ इसकी कैपेसिटी है, ये याद आपको रखना है। और इसका प्रेजेंट इशू क्या है, देखो जो स्टेट है, ये दोनों स्टेट केरल और तमिलनाडु के बीच में ये इशू चलता रहता है इस डैम को लेके, कि इसके कंस्ट्रक्शन को इंक्रीज किया जाए, वाटर लेवल को इंक्रीज किया जाए। केरल ये डिमांड करता है कि इसको कंस्ट्रक्शन को इंक्रीज किया जाए ताकि इसके वाटर लेवल की कैपेसिटी ज़्यादा रहे, क्योंकि अगर मान लो इसके वाटर लेवल ज़्यादा इंक्रीज हो गया, यहाँ तक पानी भाई साहब स्टोर करके रख रखा है, अब मान लो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, हैवी रेन, टॉरेंशियल रेन हो गई, हैवी रेन, बहुत ज़्यादा भारी वर्षा, तो पानी बढ़ जाएगा। और ये है केरल में। अब यहाँ आसपास लोग हैं जो वहाँ फ्लड आ जाएगी, गांव डूब जाएंगे, लोग मर जाएंगे, ये केरल को परेशानी सताती रहती है। तो ये इश्यू चलता रहता है केरल और तमिलनाडु के बीच में, और तमिलनाडु ये पानी इसका लेवल बढ़ाना चाहता है इस पर, केरल कहता है भाई साहब पानी का लेवल कम रखो इसमें। देखो जैसे ये डैम है, अब केरल कहता है कि पानी का लेवल भाई साहब आप कम रखो इतने तक, कि लगभग इसमें 139 फीट तक रखो। तमिलनाडु कहता है 142 फीट तक रखेंगे हम, तो क्यों कहता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब इसका पानी का लेवल अगर कम रहेगा, मान लो ज़्यादा बारिश आ जाए तो बारिश का पानी ये स्टोर कर सकता है, कैपेसिटी रहेगी। अगर पानी का लेवल ऑलरेडी ज़्यादा रहेगा और भारी बारिश हो जाए तो वो बारिश का पानी तो बाहर निकल जाएगा ना इससे, तो आप यहाँ आसपास के एरिया में बाढ़ आ जाएगी, फ्लड आ जाएगी, ये परेशानी है भाई साहब। बैकग्राउंड जानते हैं, देखो पिछले महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुपरवाइजरी कमेटी को डायरेक्ट किया था कि इस इशू को सुलझाओ भाई साहब। दोनों जो कंट्री हैं, मतलब दोनों स्टेट हैं हमारे केरल और तमिलनाडु, उनके बीच में सुलह कराओ, कंप्रोमाइज़ कराओ। क्योंकि देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम वाटर लेवल है वो क्या होना चाहिए कि ये डिसाइड करें। क्योंकि अगर मान लो टॉरेंशियल रेन हो गई, टॉरेंशियल का मतलब है हैवी रेन, और ये अमिड का मतलब होता है अमंगी, अमंग मतलब बिटवीन, बिटवीन तो दो आदमी या दो कोई चीज़ के लिए यूज होता है के बीच में,
और के बीच में के लिए अमंग या अमिड यूज होता है, आपको पता होगा, इंग्लिश पढ़ी होगी आपने। तो ये टॉरेंशियल रेन आ गई, हैवी रेन, भारी वर्षा आ गई, तो ये नुकसान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ये कमेटी बनाई थी, एक सुपरवाइजरी कमेटी, इस इशू को सुलझाने के लिए, कि ताकि तमिलनाडु और केरल के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है, ये विवाद झगड़ा हो रहा है, इसको कम किया जा सके। ये देखो केरल में यहाँ पे ये मुल्लापेरियार डैम बना हुआ है, ये वाला, और ये आपका ये पेरियार रिवर में, भाई साहब पेरियार रिवर बह रही है यहाँ पे केरल में, केरल से निकलती है और पेरियार रिवर पे बना हुआ है केरल में। और ये देखो ये आपका बॉर्डर दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये बॉर्डर, ये इधर है केरल और इधर है तमिलनाडु, बना हुआ है ये केरल में। और ऑपरेट कौन करता है? तमिलनाडु, तमिलनाडु भाई साहब इसे ऑपरेट करता है। इशू क्या है रिजर्वेयर का? इशू देखो ये है कि केरल कहता है कि 39 फीट तक, 139 139 फीट तक काम पानी रखो। ये सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 24 2018 में बोला था, ताकि फ्लड आए तो इससे बचा जा सके, क्योंकि यहाँ पे 50 लाख पीपल अफेक्टेड हो सकते हैं। अगर पानी का लेवल बढ़ गया, फ्लड आ गई, तो 54 लाख लोग को नुकसान होगा, इससे कुछ लोग मर जाएंगे। लेकिन तमिलनाडु इसका ऑब्जेक्ट करता है, केरल के डिसीजन को, कहता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 2006 और 2014 का, उसके डिसीजन के हिसाब से मैक्सिमम वाटर लेवल हम 142 फीट तक रख सकते हैं, लेकिन ये केरल कहता है 139 फीट तक ही। तो ये विवाद होता है भाई साहब, हमने ऊपर भी जाना, 139 और 142 तमिलनाडु बोलता है और 139 बोलता है कि केरल बोलता है। तो मुल्लापेरियार डैम के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं, कब से ये इशू चल रहा है। ये जो डैम है ना, बांध बना हुआ है, बहुत साल पुराना, हमने देखा लगभग 126 साल पुराना। ये केरल में लोकेटेड है, ऑपरेट कौन करता है? तमिलनाडु। और देखो ये 1886 में, 1886 में ये एक एग्रीमेंट हुआ था, तो ये एग्रीमेंट लगभग कितना हो गया इसे, 130 साल से भी ज़्यादा हो गया इसे। तो ये एग्रीमेंट जब हुआ था 1886 में, ये 999 ईयर्स के लिए हुआ था। इस एग्रीमेंट का नाम है समझौते का पेरियार लेक लीज एग्रीमेंट। लीज का मतलब होता है कोई किराए पे चीज़ ले लेना जैसे। तो ये 999 ईयर्स के लिए तमिलनाडु इसको ऑपरेट करेगा। जब ये साइन हुआ था, देखो जब तो अंग्रेजों का गुलाम था भारत, उस टाइम पे यहाँ प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे केरल में। तो केरल का जो राजा था, महाराजा त्रावणकोर नाम था केरल का पहले, त्रावणकोर का महाराजा, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इंडिया के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था अंग्रेजों के, तो उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। तो इसके हिसाब से पेरियार इरिगेशन वर्क के लिए हुआ था। इरिगेशन का मतलब सिंचाई, पेरियार रिवर का नाम है। तो यहाँ सिंचाई के लिए, किसानों के लिए पानी पहुँचाया जाए, ये डैम बना था, और इसके लिए एग्रीमेंट हुआ था कि तमिलनाडु इस डैम से लेके अपने किसानों के लिए पानी पहुँचाएगा। तो ये 1887 से 1895 के बीच में ये फिर कंस्ट्रक्शन हुआ। इसका कंस्ट्रक्शन होने के बाद ये डैम का पानी जो पहले जिस रिवर का अरेबियन सी में चला जाता था, जैसे मान लो ये रिवर है भाई साहब, यहाँ पे इस रिवर का पानी, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, इधर चला जाता था। तो इसका पानी मोड़ दिया डैम बना के, रिवर का पानी। तो ये अब कहाँ जाता है? चेन्नई में पहुँचाया जाता है। मद्रास, चेन्नई आसपास के जो किसान हैं उनको खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए पानी चाहिए, तो वहाँ पानी मोड़ दिया गया इसका। तो डैम 2 रिवर के कन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है, और केरल की इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में, ये याद रखना आपको, 2 रिवर है यहाँ पे, एक मुलियार रिवर और एक पेरियार रिवर, ये दोनों मिलती हैं जहाँ पे, वहाँ ये डैम बना हुआ है, बांध बना हुआ है। तो तमिलनाडु का क्या कहना है? तमिलनाडु कहता है कि भाई साहब देखो, जो तमिलनाडु सोचता है कि जो केरल गवर्नमेंट है वो ब्लॉक, उसका जो भी है चाहती है वाटर लेवल को ब्लॉक करना, तो इसकी वजह से हमारे जो फार्मर है, मदुरई में फार्मर किसान, उनको नुकसान होगा, पानी नहीं मिल पाएगा। केरल का आर्गूमेंट ये है भाई साहब, आप किसानों की, चलो पानी नहीं मिल पाएगा, आप ये बात कह रहे हो, अगर मान लो बाढ़ आ जाए, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाए, तो यहाँ पे ये हमारे किसान एक तो डूब जाएंगे, हमारे किसान फ्लड से मर जाएंगे। दूसरा ये है कि ये अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, यहाँ पे भूकंप भी आ सकता है। और साइंटिस्ट का भी ये कहना है, बहुत सारे वैज्ञानिक ये अनुमान लगाते हैं, अगर मान लो अर्थक्वेक 6 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, रिक्टर स्केल से नापते हैं ना अर्थक्वेक को, भूकंप को नापने वाला यंत्र है इंस्ट्रूमेंट, रिक्टर स्केल, अगर ये 6 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो, तो भाई साहब यहाँ पे मिलियन पीपल की, मतलब 3 मिलियन पीपल की, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी कि 30 लाख से ज़्यादा लोगों की जान खतरे में हो सकती है अगर ये डैम टूट जाए, बांध टूट जाए अर्थक्वेक आने से, भूकंप आने से, तो ये हो सकता है नुकसान। तो केरल का कहना ये है, तो ये आप नोट करके रखें, एक रूल कर्व है जिसके हिसाब से डैम जो कोई बांध हो उसको मैनेज किया जाता है सेफ्टी पर्पज के लिए। रूल कर्व का मतलब है डैम का जो फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज लेवल है वो डिसाइड किया जाता है कि डैम का पानी कहाँ पे रखना है, और ये रूल कर्व से डिसाइड होता है कि
जो डैम के गेट बने होते हैं ना, ये कब खोलने हैं, कब ओपन करने हैं, यानी कि कोर सेफ्टी मैकेनिज्म है एक तरह से, रूल कर्व, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नेक्स्ट टॉपिक है, जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये अभी न्यूज़ में इसलिए आया, जो सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक ऑर्गेनाइजेशन है भाई साहब, इसके लिए लास्ट में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसने कहा है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल का मतलब है ड्रग, दवाइयाँ, मेडिसिन बनाने वाली इंडस्ट्रीज, कंपनियाँ, इनमें क्या है, अभी ये ड्रग इतनी महंगी बेच रहे हैं कि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अफोर्ड करने का मतलब है कि समर्थ हो, लोग समर्थ हो खरीदने में किसी चीज़ को, अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से। नीड क्या, देखो अभी ये नीड इसलिए, देखो जो कंज्यूमर चॉइस है, उनकी कंज्यूमर की चॉइस अफेक्ट हो रही है, इसकी वजह से प्रभावित हो रही है, वो महंगी ड्रग खरीद पा रहे हैं। जो ये कंपटीशन है ब्रांड पे हो रहा है, बल्कि प्राइस पे नहीं हो रहा। मतलब लोग ब्रांड पे कि कौन सी ब्रांड ज़्यादा अच्छी है कौन सी नहीं है, बल्कि कंपटीशन हो। कमीशन ऑफ इंडिया का काम ये है कि प्राइस पे कंपटीशन हो, कि जो गरीब से गरीब लोग हैं वो भी दवाइयाँ खरीद सकें, ऐसा नहीं है वो बीमारी से मर जाएं। नेक्स्ट ये है इसमें कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इंडिया में, उसका क्या रोल है। देखो पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबल पोजीशन है फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, इंडस्ट्रीज की इंडिया में। इंडिया पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोवाइडर है जेनरिक ड्रग का। जेनरिक ड्रग होती है, मान लो भाई साहब किसी कंपनी ने कोई ड्रग बनाई और नई कोई ड्रग बनाता, दवाई बनाता, पहले ना बनी हो, तो वो पेटेंट मिल जाता है उसे 20 साल के लिए। हमारे इंडिया में भी पेटेंट के रूल है और WTO के रूल के अनुसार भी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है एक, 1995 में बनी थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1 जनवरी 1995। तो इसमें ये पूरे वर्ल्ड में ट्रेड व्यापार जो होता है उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है। तो पेटेंट एक ऐसा लाइसेंस है, ये समझ लो, अगर कोई मान लो जैसे अभी कोरोना वायरस की कोई दवाई नहीं है, तो कोई दवाई बना दे इसकी, तो उस पर वो पेटेंट ले सकता है, यानी कि 20 साल का उसे अधिकार है, जिस मन मर्जी दाम पे बेचना चाहे बेच सकता है, क्योंकि भाई साहब उसने रिसर्च करने पे बहुत मेहनत की है, पैसा लगाया है, रिस्क लिया है, तो ये 20 साल का पेटेंट मिल जाता है। लेकिन कभी ऐसा होता है, एक कंपलसरी प्रोविजन भी है इंडिया के पेटेंट एक्ट है, जो 1970 का पेटेंट एक्ट है इंडिया का, उसमें एक कंपलसरी लाइसेंसिंग की एक प्रोविजन है, और ये WTO के रूल्स के अनुसार भी एक कंपलसरी लाइसेंसिंग की। इसमें यह होता है, भले ही किसी कंपनी को पेटेंट मिला हुआ है किसी दवाई का, लेकिन अगर किसी कंट्री में इमरजेंसी है कि लोग ज़्यादा मर रहे हैं और दवाई उपलब्ध नहीं है, या बहुत ज़्यादा महंगी दवाई है, पुअर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो किसी को भी अपने देश में वो दे सकती है लाइसेंस कि आप इस दवाई को बनाओ, और जब वो दवाई बनाते हैं तो वो दवाई हो जाती है जेनरिक ड्रग। समझ गए। तो जेनरिक ड्रग सेम कैपेबिलिटी वही रहती है, सेम वही पूरी वही क्षमता होती है उसकी जो मेन ड्रग होती है। तो ये बहुत ही कम दाम में उपलब्ध कराती है पुअर लोगों को। तो जेनरिक ड्रग देखो अधिकतर जो औषधि केंद्र खोले हैं ना अभी गवर्नमेंट ने, औषधि केंद्र, उन पे भी उपलब्ध होती हैं, सारी वो जेनरिक ड्रग होती हैं। जैसे अगर आप खांसी की जो दवाई होती है, एक बोतल होती है खांसी की जो लेके आओगे बोतल, कफ सिरप, वो देखो जनरल आप लोगे स्टोर से, जो मेडिकल स्टोर होते हैं उन पे 70, 80, 90, 100, 120 की मिलेगी, लगभग 150 रुपये तक की आजकल आ रही हैं। ये 150 रुपये की नॉर्मल आती है, 150 की या 100 की, 120 की। लेकिन आप जेनरिक ड्रग जो है उस पर जेनरिक ड्रग लोगे, यही सेम क्वालिटी की होगी भाई साहब, सेम वही काम करेगी, वहाँ पे आपको 15-20 रुपये में मिल जाएगी ये दवाई। औषधि केंद्र जो बने होते हैं, मेडिकल स्टोर होते हैं गवर्नमेंट के। तो ये जेनरिक ड्रग जो पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड करता है, इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोवाइड करता है। और इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो पूरी ग्लोबल डिमांड, जो वैक्सीन की डिमांड है 50% पूरा वर्ल्ड में इंडिया प्रोवाइड करता है। और देखो US में जो जेनरिक ड्रग की डिमांड है ना, 40% डिमांड इंडिया देता है ड्रग, जेनरिक ड्रग इंडिया सब भेजता है, एक्सपोर्ट करता है US को, अमेरिका को, और यूनाइटेड किंगडम को, UK को 25% मेडिसिन जेनरिक ड्रग भेजता है। प्रेजेंटली देखो 80% जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है, जो एड्स की बीमारी के लिए यूज होती है ड्रग। देखो एड्स ऐसी बीमारी है, ठीक तो नहीं होती लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब एड्स जिसको हो जाए उसका मरना तय है। और एड्स कैसे होता है आप सब जानते हो, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जो एड्स से लड़ने के लिए, बीमारी के लिए ये दवाई है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, इसकी सप्लाई भी इंडियन फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज है वो करती हैं 80% तक पूरे वर्ल्ड में। और जो इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है थर्ड लार्जेस्ट है वॉल्यूम के हम हिसाब से देखें तो, और अगर वैल्यू के हिसाब से यानी कि रुपए के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से देखें तो 13 लार्जेस्ट है, 13वें नंबर पे। और अगर देखें हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देखें कि दवाइयाँ, टोटल दवाइयाँ कितनी प्रोड्यूस करते हैं, तो तीसरे नंबर पे आता है इंडिया। इंडिया में देखो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है पूरे वर्ल्ड में वो कम है, US से अमेरिका में जितनी कॉस्ट आती है दवाई बनाने से उससे भी कम है, और यूरोप में जो आती है उससे तो आधी है।
यूरोप की जो कंट्री है भाई साहब, ये यूरोप में जितनी पैसे में दवाई बनाती है मनी में, उससे आधे दाम में बना देता है इंडिया। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ चुनौतियां हैं। एक तो डिपेंडेंस, निर्भरता, हम किस पे निर्भर हैं दवाई बनाने के लिए? चाइना पे है भाई साहब। देखो दवाई बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, अभी सर्दियाँ चल रही है, रजाई का एग्जाम्पल लेते हैं। तो रजाई बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको भाई साहब कॉटन चाहिए, रुई चाहिए ना, कॉटन चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो ऐसी दवाई बनाने के लिए जो ये रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा कच्चा माल, वो है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है चाइना में। हमारे यहाँ प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत ज़्यादा कीमत आती है इसकी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, और ये चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं। तो 70% पूरे लगभग जो डिमांड है इंडिया की एपीआई की, वो हम चाइना से मंगाते हैं। तो हमारी एक तो डिपेंडेंस है भाई साहब। नेक्स्ट है कि बहुत सारी दवाइयाँ देखो असली बिक रही हैं, लेकिन उनके लिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं फेक वर्जन बेच रहे हैं उनके, बहुत ही ज़्यादा दवाइयाँ प्रोड्यूस कर रही हैं और नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं। तो नकली दवाइयाँ से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है कि कंज्यूमर पे, कि नकली दवाइयाँ असली दवाइयाँ कैसे कंज्यूमर जो है ग्राहक कैसे पहचाने। तो ये एक भाई साहब इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, नकली दवाइयों को रोकना। अब व्हाट इंडिया इज डूइंग, अब क्या कर रहा है भाई साहब सेल्फ निर्भर होने के लिए? देखो एक तो सेल्फ रिलायंस के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए जून में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है जो, इसने कहा कि हम बुल्क ड्रग 3 बुल्क ड्रग पार्क बनाएंगे। बुल्क ड्रग का पार्क है जहाँ पे इंडस्ट्रीज बनेंगी, कंपनियाँ जो हमारे देश में एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जो इंग्रेडिएंट है जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वो हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर हो सके। एक तो ये स्टेप लिया है। ये जो जितनी भी बुल्क ड्रग हैं इस पार्क में बनाई जाएंगी, जैसे एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब ये सारे रॉ मटेरियल हैं। डीआई केएसएम, डीआई मतलब ड्रग इंटरमीडियरीज इंटरमीडियरीज वही हैं जो ड्रग बनाने के लिए बीच रॉ मटेरियल लिया जाता है। ऐसे ही केएसएम है की स्टार्टिंग मटेरियल। तो ये सब प्रोड्यूस किया जाएगा यहाँ पे, ये जो बुल्क ड्रग पार्क बनेंगे 3। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है कंट्री में, ये और भी कम हो जाएगी और कंपटीशन बढ़ेगा। तो अब ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। एक एक्ट बनाया था इंडिया ने, कंपटीशन का एक्ट 2002 में। इस एक्ट के तहत ही 2009 में ये बनाया था, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये, कैसी बॉडी है? स्टेचुटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है। इसके जो चेयरमैन होते हैं और मेंबर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, नियुक्त करती है, ये याद रखना आपको। इसके फंक्शन क्या है? देखो इसका फंक्शन है कंपटीशन कराना, जो भी कंपटीशन के बीच में जो भी एडवर्स इफेक्ट आते हैं उनको एलिमिनेट करना, रोकना, यानी कि कंपटीशन प्रमोट करना, सस्टेन करना, और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाना, और मार्केट में ट्रेड की फ्रीडम को इंश्योर करना कि व्यापार अच्छे से हो। ऐसा ना हो भाई साहब नकली दवाइयाँ कोई बेच रहा है या कोई इतने कम दाम में बेच रहा है, दूसरी इंडस्ट्रीज उससे कॉम्पीट नहीं कर पा रही हैं। तो ये कंपटीशन एक तरह से मेंटेन करना मार्केट में, कि सारी कंपनियां जो चल पाएँ, ऐसा ना हो एक कंपनी के चलने से सारी कंपनियां बंद हो जाएं। ये सब देखती है ये कमीशन। और ये भी देखती है कि कोई और इश्यू आए, मान लो कोई स्टेचुटरी अथॉरिटी को मान लो एडवाइस वगैरह रिसीव करके गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए एडवाइस वगैरह देना, या कंपटीशन इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये लोगों में जागरूकता फैलाती है, पब्लिक अवेयरनेस, और ट्रेनिंग भी देती है भाई साहब। ये कंपटीशन एक्ट था एक 2002 में जो बनाया था इसने। एक पहले एक्ट बना हुआ था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 का, इसको रिप्लेस किया था, मतलब इसको हटा दिया था, रिपील कर दिया था। रिपील का मतलब रिमूव कर दिया था, और इसके जगह पे 2002 में कंपटीशन एक्ट बन के आया। और ये राघवन कमेटी है जो, उसकी रिकमेंडेशन पे उसने सिफारिश की थी। एक कमेटी बैठी थी, कुछ मेंबर थे उसमें, उसके चेयरमैन थे राघवन, उसी के नाम पे रख दिया राघवन कमेटी। इसने सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन की थी, तब ये कंपटीशन एक्ट बनाया था 2002 में। कंपटीशन एक्ट 2002 में जो बना था, इसमें फिर अमेंडमेंट किया, संशोधन किया 2007 में। और इसमें अमेंडमेंट करके फिर और पावर दी गई, और जो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट थे उनको प्रोहिबिट किया गया। और देखो जो कॉम्बिनेशन किया गया जी, एक्विजिशन होता है या मर्जर एक्विजिशन होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए पावर दी गई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। यानी कि जैसे मान लो दो कंपनी मिलना चाहती हैं एक साथ, दो कंपनी मान लो जैसे वोडाफोन और आइडिया मिल गई, तो वोडाफोन आइडिया मिल गई, तो इनको भाई साहब पहले मर्जर होने के लिए, मर्ज करने का मतलब है मिलना, एक जगह मर्ज हो गई, तो कंपनी एक जगह जब एक कंपनी बन गई दो से, तो ये मिलने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये सब देखता है ताकि मार्केट में कंपटीशन बना रहे। तो यही थे बस आज के टॉपिक।